हाँ भाई, आ गया एक और RTX 50 सीरीज का गेमिंग लैपटॉप। अभी उद्घाटन हमने कर दिया था RTX 5090 के MSI के टाइटन लैपटॉप से। अब हायरार्की हर साल ऐसी चलती है, चाहे वो पीसी या ग्राफिक्स कार्ड हो, 5090, 5080, 5070 नीचे नीचे, ऐसे ही लैपटॉप में भी है। अब ये है RTX 5080 वाला और तुम्हारा सबका फेवरेट Asus ROG Strix कार, एकदम प्रीमियम मसाला, लाइटों के तड़के। और इस बार तो लाइटें थोड़ी सी और बढ़ा दी है, लेकिन वो अलग तरीके की लाइट है। तो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। एंड अगर आपका बजट कम है, आपको 5070, 5060 या 5050 प्रोबेबली लैपटॉप देखने हैं तो जल्द आएंगे, बिकॉज कॉम्प्यूटेक्स वाली वीडियोस तुमने देखी नहीं है, सारा कुछ कवर किया भाई, क्या क्या आने वाला है। तो देखो, थोड़ा चैनल एक्सप्लोर करो, अभी ये वाली वीडियो पूरी देख के जाओ, और लाइक नहीं किया तो लाइक मारो। मैं इतना डब्बा खोल देता हूं। मारा नहीं ना? मुझे पता आधे लोग टीवी पे देख रहे हैं, कौन रिमोट उठाए नीचे करे लाइक मारे। एक तो तुम भी मारो, और फोन वालों तुम्हें तो स्क्रीन पर आ रहा होगा, कर दो यार। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ टेप वेप थी तो ये हल्का सा ना फट गया। एंड यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है स्ट्रिक्स कार। और डब्बा खोलते एकदम सुंदरता के साथ हमारा लैपटॉप आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे हमारे को फॉर दोज हु डेयर, अब इतना महंगा है तो डेयर ही करना पड़ेगा खरीदने से पहले। और इसके अंदर भी है शायद कुछ, ज्यादा कुछ नहीं, पुस्तक की बातचीत। उसके अलावा ऑब्वियसली एक चार्जर मिल जाएगा हमारे को, 380 वॉट का अडाप्टर है भाई। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगी पावर कॉर्ड, और ये हमारी पावर वाली पावर कॉर्ड है, मतलब जो मोटे वाली होती है। तो आपको उसके लिए कन्वर्टर लेना पड़ेगा अगर डे 1 पे आप खरीद रहे हो, वरना दूसरी वाली पावर कॉर्ड ऑर्डर करो। समझ गया ना? तो भाई फाइनली ये आ जाती है हमारी मशीन। एंड ये जो हमारे पास कलर है, ये ग्रे ब्लैक टाइप का कलर है। और भाई फर्स्ट इंप्रेशन, लैपटॉप क्या एकदम स्टर्डी प्रीमियम फील दे रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप लिड है वो हमारे को मेटल की मिलती है, बाकी पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। टॉप लिड फ्लेक्स भाई ना के बराबर, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, मैक्सिमम 110 डिग्री तक जाती है। और कीबोर्ड फ्लेक्स भी एज सच नहीं है। और भाई दिस इज नॉट योर टिपिकल लैपटॉप भाई, ये है देखो हाई परफॉर्मेंस 2.7 2.8 kgs का लैपटॉप है। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दे तो 3.8 kgs कंधे में डाल के भाई साहब फुल दिन रात मजदूरी चल रही है इधर उधर घूम के। लेकिन उसके बदले अगर गेम खेलने को मिले तो क्या दिक्कत है, सह लेंगे भाई साहब। और टॉप पे वी हैव एनिमे विजन डिस्प्ले, यानी कि जो टॉप लिड है यहाँ पे आपको फुल ऑन ये वाली जो लाइटें हैं वो मिलेंगी आपको, इसी की मैं बात कर रहा था। और भाई इन्होंने RGB बढ़ा दी है, फुल ऑन एक स्ट्रिप दे दी है नीचे, जो कि पूरी 360 डिग्रीज में है, लेफ्ट राइट आगे पीछे। और इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में। एंड इसको अगर लास्ट ईयर 2024 वाले वेरिएंट से अगर कंपेयर करें, हमने वो भी रिव्यू किया था, पहले ट्रांसल्यूसेंट टाइप का डिजाइन था, अभी यहाँ पे हमारा सॉलिड कलर है, अंदर का कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा। और पहले सिर्फ बैक और फ्रंट में RGB थी, अब ये पूरी 360 लगा दी है इन्होंने। और जो लोगो है, पहले लोगो में ना थोड़ी आउटलाइन टाइप की RGB फील होती थी, इस बार पूरा लोगो ही RGB है। जो ROG वाला लोगो टॉप लिड पे देख रहे हो, यस, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। और पहले ना सामने की तरफ नोटिफिकेशन LEDs वगैरह थी, लिड खोलती ना, इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन LED नहीं है। हाँ है, मतलब पावर के ऊपर पावर की नोटिफिकेशन LED है, चार्जिंग के पोर्ट के बगल में। और मेनली जो पिछले स्ट्रिक्स में नहीं थी, दैट इज एनिमे विजन डिस्प्ले, वो इसके अंदर है। इसमें टोटल 810 LEDs है, जिसकी वजह से प्रिसाइज आपको जो टेक्स्ट दिखाई देता है, कोई आप इफेक्ट वगैरह लगाओगे। एंड इसके आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में एनिमे विजन करके आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इसमें ऑडियो मोड मिलता है, यानी कि विजुअलाइजेशन हो जाएगा, गाने वाने चल रहे हैं कुछ, उसमें इफेक्ट मल्टीप्लायर है, शो ट्रैक इन्फो वगैरह भी आप देख सकते हो कि आर्टिस्ट एल्बम टाइटल अगर आपको देखना है, आपका लैपटॉप में गाने चल रहे हैं, टॉप लिड आपने बंद कर दिया, एकदम देख के हो सुकून मिल रहा है भाई साहब। उसके नीचे हमारे को टेक्स्ट इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेनम का टेक्स्ट डाला, आप देख सकते हो वेनम लिख के आ रहा है यहाँ पे, बढ़िया। आप अपना कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई आपका गेमिंग नेम हो, कोई आपका कंटेंट क्रिएटर नेम हो। महंगा लैपटॉप है तो थोड़े महंगे लोग लेंगे इसको। और इसके अंदर चाहो तो आप इसकी बूट एनिमेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा एनिमेटेड मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे को बहुत सारे ROG गैलरी में अलग अलग एनिमेशंस मिल जाते हैं। और कंटेंट लाइब्रेरी से आप और भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्वियसली सम ऑफ देम आर फ्री, बाकियों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। एंड अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। ऑब्वियसली इस डिस्प्ले को अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, यूटिलिटी में यूज हो जाती है। डेट टाइम आपको लगाना है, क्लॉक के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे सिस्टम मोड के अंदर। बैटरी लेवल आप ऑन कर सकते हो, आप लैपटॉप चला रहे हो तो बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा। एंड ये वाली जो LEDs है बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, इस पे बैटरी पर बहुत ही मिनिमल इंपैक्ट आता है। लेकिन वही है, देख लेना अपने हिसाब से, मजे लेने हैं, एक्स्ट्रा चीज है। और बैक भी आप देखो क्या प्यारी है, यहाँ पे ROG स्ट्रिक्स की ब्रांडिंग है। और एक चीज नोटिस करियो कि बैक में एक भी स्क्रू नहीं दिख रहा। यस, ये एक और गेम चेंजिंग चीज है। ये एक स्क्रूलेस डिजाइन है, यहाँ पे एक लैच है नीचे, इसको आप नीचे करो और यहाँ पे स्लाइड करो और आप आराम से इसकी बैक हटा सकते हो। और आराम से खुद ही SSD अपग्रेड अगर आपको करनी है, या इवन आपको रैम अपग्रेड करनी है, खुद ही कर सकते हो। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट में जा रहा है भैया खोल दो, वारंटी वॉइड होगी, सर्विस सेंटर, नहीं। आत्मनिर्भर
गेमर। और थर्मस के मामले में भी देख लो, यहाँ पे ट्रिपल फैन डिजाइन है, यहाँ पे 2 मेन फैन जो यूजुअली लैपटॉप मिलते हैं, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैन है जो बढ़िया यहाँ पे थर्मस वगैरह मेंटेन करेगा। बाकी थर्मस आपको दिखाता हूँ गेमिंग वगैरह में, और आगे इसकी थ्रॉटलिंग वगैरह भी टेस्ट करेंगे, कितनी वॉट पे कितना पुश करता है और क्या क्रैश वरैश होता है नहीं होता, सारी चीजें डिटेल में एज ऑलवेज। और यहाँ पे जो इस बार हिंज यूज कर रखा है दैट इज टाइम गर्ल विंग हिंज, जो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसकी वजह से हिंज स्टेबल भी है और यहाँ पे लुक्स भी काफी अच्छी हो जाती है लैपटॉप की। एंड यहाँ पे स्क्रीन वॉवल भी ऐसा ज्यादा नहीं है, स्टडी हिंज। नाउ कर लेते हैं बातें थोड़ी तकनीकी। इंटेल कोर अल्ट्रा 9275HX प्रोसेसर है। यस, ये इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 के HX वाले प्रोसेसर है। पहले वो VRA थे, फिर HBI, अब ये HX है। ये गेमिंग लैपटॉप, एकदम हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स में ये हमारा 24 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8P कोर्स है, 16E कोर्स है, अप टू 5.4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी पुश कर सकता है। एंड यस, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 है तो NPU के साथ आएगी इंटेल AI बूस्ट, लेकिन इसके अंदर वो V सीरीज वाला 45 टॉप्स वाला NPU नहीं है, इसमें जस्ट 13 टॉप्स वाला NPU है। ज्यादा AI पावर नहीं है इसके अंदर। NPU का फिर से बता देता हूं, ऐसे बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो भी लो पावर्ड AI टास्क होते हैं ना, जैसे विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स हो गए कैमरा के, जब आप वो ऑन करते हो तो उसका जो लोड है वो CPU GPU पे ना जाके NPU पे चला जाता है, जिससे बैटरी सेविंग होती है। तो ये चीज लैपटॉप में ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे जो GPU है RTX 5080 है, जो हमारा 16GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, अप टू 175 वॉट TGP ये पुश कर सकता है। गेम में देखते हैं कितना पुश करेगा कितना नहीं। और भाई इसके अंदर 32GB रैम है, सिंगल स्टिक DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, और ये अच्छी चीज भी है। एंड सेम टाइम मतलब 16 की 2 स्टिक होती तब भी चल जाता, बिकॉज 32GB इज ऑलमोस्ट गुड फॉर गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, किसी को 64GB करनी है तो आपके पास एक स्लॉट बचता है, तो शायद इन्होंने अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से रखा है। DDR5 अपने आप में डुअल चैनल की तरह चलती है, तो उसमें ऐसी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आती नहीं है। और 2TB की Gen 4 SSD हमारे को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड एकदम बढ़िया मिलती है, 6800 प्लस एंड 6200 प्लस। 2 फुल साइज वाले स्लॉट्स मिलते हैं, जो आप खुद ही अब चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। पीछे SSD लगानी और आपका काम हो गया। 2TB पर स्लॉट, तो आराम से उससे ऊपर लगा के देख लेना, आपकी श्रद्धा। पैसे भी लगेंगे और श्रद्धा आपकी नहीं है। और कनेक्टिविटी में लेटेस्ट वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, Xbox गेम पास 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। लैपटॉप के साथ ही क्लेम कर लेना अगर बाय करोगे, और MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के लिए। और आप कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बातचीत। सबसे पहले CPU Cinebench 2024 के नंबर ये रहे आपके सामने। देन उसके बाद Cinebench R23 बढ़िया 35,000 प्लस एंड सिंगल कोर में भी 2200 प्लस। और उसके बाद Geekbench 6 का सिंगल कोर मल्टी कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है, हाई एंड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, कंपाइलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यस, डेटा साइंस या फिर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिमुलेशंस वगैरह अगर आपको रन करने हैं तो भी इस लैपटॉप पे कर सकते हो। CPU इज वेरी पावरफुल, 32GB रैम इज देयर। इनफैक्ट GPU भी अच्छा चाहिए था, उसके GPU के स्कोर से भी दिखाता हूं आगे। बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं भाई ताबड़, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench AI का बेंचमार्क आप देख सकते हो भाई, ये GPU पे निकाला हमने और दबा के स्कोर निकल के आ रहे हैं। और DeepSeek R1 का 32 पैरामीटर मॉडल भी हमने रन किया LM स्टूडियो में, जिसका प्रॉम्प्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। 6 मिनट्स 33 सेकंड्स में इसने यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दे दिया था। तो यहाँ पे जो AI की परफॉर्मेंस भी है ऑब्वियसली, जिसके लिए 50 सीरीज बहुत ज्यादा मार्केट भी हो रही है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन GPU यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर निकाला 11 सेकंड्स में भाई, फेंक के मारा इसने। उसके अलावा ब्लेंडर बेंचमार्क भी रन किया, 6900 प्लस स्कोर निकल के आया, यानी कि आप 3D मॉडलिंग वाले टास्क आराम से कर सकते हो बड़े से बड़े लेवल पे। और Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी आप देख सकते हो फॉर GPU व्हिच इज 2 लाख प्लस। तो यहाँ पे 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, समझ रहे हो ना, किसी भी लेवल तक इस लैपटॉप पे आराम से हो जाएगा। एंड इवन गेम डेवलपमेंट, Unreal Engine वगैरह अगर आपको यूज करना है, 16GB VRAM के साथ है भाई, आराम से किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। जैसे गेमिंग में स्पेसिफिकली फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें GPU बहुत ज्यादा यूज होता है। इवन बड़े बड़े 3D रेंडर्स या सिमुलेशंस, तो ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा। अदरवाइज अगर थोड़ी कमी पड़ रही है और पैसे ज्यादा है तो 5090 वाला भी है, देख लेना। और फिर एडिटर्स वगैरह आगे, Puget Bench for Premiere Pro स्कोर इज 11,000 प्लस, देन After Effects 12,000 प्लस, DaVinci Resolve 9,000 प्लस एंड Photoshop is also 8,000 प्लस। सारे सॉफ्टवेयर्स में किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग लाइक 4K 60 FPS पे हम शूट करते हैं, वो एडिट करी 22 मक्खन चल रही थी। तो भाई बड़ा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन आराम से हो जाएगी। आफ्टर इफेक्ट्स में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने हो, फोटोशॉप तो भाई क्या ही बात करनी फालतू। तो यहाँ पे लैपटॉप भाई प्रोडक्टिविटी में भी एकदम मजे दिला देगा। एंड ग्राफिकल परफॉर्मेंस में VR मार्क का बेंचमार्क 17,000 प्लस स्कोर, यानी कि VR गेमिंग किसी भी लेवल की आराम से अच्छे रेजोल्यूशन पे आप इस लैपटॉप पे कर पाओगे, एक्सटर्नल हेडसेट लगा के। ऑब्वियसली वीडियो बना रखी है वैसे मेटाक्वेस्ट की, देख लेना। और 3D मार्क टाइम स्पाई के स्कोर्स भी आप देख सकते हो, जिसमें CPU का स्कोर भी है, लेकिन GPU के लिए ज्यादा बेटर होता है। बेसिकली गेमिंग वाला बेंचमार्क होता है व्हिच इज अराउंड 21,800। तो इन शॉर्ट ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लैपटॉप है। इसके ऊपर 5090 आता है, बट मैं कहता हूं 5090 बहुत ज्यादा ओवरकिल हो जाता है। 5080 इज लाइक द स्वीट स्पॉट फॉर प्रोडक्टिविटी, सारे काम ऑलमोस्ट हो जाते हैं इसके अंदर।
अंदर। और एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्टिंग भी करी हमने, जैसे प्राइम 95 चला था 1 घंटे के लिए, जिसमें सीपीयू 100% लोड पे था, मैक्सिमम टेंपरेचर 100 डिग्री तक तो गए, लेकिन अगर आप क्लॉक स्पीड देखोगे ना 5.18 गीगाहर्ट्ज तक चली गई थी, और टीडीपी 178 वॉट तक वो एक बारी के लिए जाती है। फिर सिस्टम अपने आप को मैनेज करता है। तो हमारे जो एवरेज टेंपरेचर थे वो 89 डिग्री तक थे एंड क्लॉक स्पीड 3.14 तक आ गई थी, और ये 1 घंटे लोड पे थी। तो उसमें चीजें ऊपर नीचे होती हैं, इतना तेज जाएगा तो थ्रॉटल मारेगा, नीचे आएगा, लेकिन सिस्टम क्रैश नहीं होता। देन कमिंग ऑन टू फर्मार्क, जो 1 घंटे के लिए जीपीयू को रगड़ता है और उसके अंदर 81 डिग्री तक जीपीयू मैक्सिमम गया एंड प्रॉपर 174.5 वॉट तक इसने टीडीपी को पुश किया एंड एवरेज भी 173.9 वॉट का मेंटेन किया, यानी कि जीपीयू अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहा है। गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और गेमिंग की बात चल रही है तो गेम टेस्ट भी देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले वैलोरेंट, एंड जैसे कि बिल्कुल एकदम तगड़े लेवल का सीपीयू है तो फ्रेम रेट भी एकदम तगड़े लेवल के मिल रहे हैं, 350 400 के आसपास, और 1% लॉस तुम्हारे कहने पे ऐड कर दिए हैं मैंने। एंड यहाँ पे सीपीयू भाई अच्छी खासी 75 77 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, और उसके हिसाब से भाई टेम्परेचर्स वगैरह सही मैनेज कर रहा है लैपटॉप, ये लाइक बिलो 90 मेंटेन कर रहा है। एंड यस, जो रूम टेम्परेचर है वो 29-30 डिग्री के आसपास है। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग, यहाँ पे हमारे को ऑन एन एवरेज 100 FPS के आसपास मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ग्लिच फील हो रहा था इस गेम टेस्ट में, और हमने 2-3 बार ट्राई भी किया था, सेम ही हो रहा था, क्योंकि ना जो जीपीयू वॉटेज है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, मतलब प्रॉपर लोड नहीं आ पा रहा था। तो हमारे को बेटर एफपीएस मिल तो सकते हैं, वो ये अपडेट के बाद हो सकता है कुछ ग्लिच हो गया। उसके बाद GTA 5 एंड ये एनहांस्ड एडिशन है, प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाला रखा है, क्योंकि नॉर्मल वाले में तो अंधे एफपीएस आ ही जाते हैं, एंड यहाँ पे 80 to 90 एफपीएस से निकाल पा रहा है। एंड एक चीज, यस 1600p रेजोल्यूशन है। उसके बाद एल्डन रिंग, एंड इसके अंदर भी सेम इशू फेस हुआ हमारे को, जो जीपीयू वॉटेज है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करी थी, मतलब पीक वॉटेज तक जा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे को एफपीएस भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। ये एनवीडिया का ना कुछ ड्राइवर इशू भी चल रहा है, अभी अपडेट्स वगैरह आएंगे तो डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। 50 सीरीज ऑब्वियसली नहीं है ना। उसके बाद हमने RDR2 टेस्ट किया, इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 90-95 एफपीएस मिल रहे हैं, DLSS एंड DLSS ऑफ पे फेवर क्वालिटी, यानी कि मैक्सिमम सेटिंग्स। फिर साइबरपंक टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स पे बढ़िया एफपीएस मिल रहा है भाई, फ्रेम जनरेशन लगा कर तो 160-170 जा रहे हैं, और ये जो फ्रेम जनरेशन है ये 2x वाली है, मैं 3x और 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं टेस्ट कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे फ्रेम रेट आ रहे हो उसमें, तो तुम्हें पता ही है फिर कहां तक भाग जाती है चीज। एंड वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करते हैं तो भी रॉ परफॉर्मेंस में 40 एफपीएस के आसपास, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो 100 पार। फिर हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, 1600p अल्ट्रा सेटिंग, एंड इसके अंदर भी फ्रेम जनरेशन 2x वाली है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है, और भाई तगड़े फ्रेम रेट आ रहे हैं। वैसे मल्टी फ्रेम जनरेशन भी टेस्ट किया है, वो आगे अभी उसके बारे में बात करते हैं, वो कहां पे काम आएगी आपको। और भाई फ्रेम रेट तगड़े मिल रहा है हॉगवर्ट्स लेगेसी में। फिर द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स, बढ़िया यहाँ पर मक्खन मलाई गेम प्ले चल रहा है। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज अल्ट्रा हाई सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई, रॉ परफॉर्मेंस में ऑन एन एवरेज 35-40 एफपीएस निकाल पा रहा है। उसके बाद अगर फ्रेम जनरेशन आप लगा देते हो तो कहने की बात ही नहीं है, तो मजा आ जाता है भाई साहब। फिर यहाँ पे घोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया, यहाँ पे हमारे को फ्रेम जनरेशन लगा 160-170 एफपीएस के आसपास, एंड रॉ परफॉर्मेंस में लाइक 90-95। फिर होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, इसके अंदर हमारे को 80-90 एवरेज एफपीएस मिल रहे रॉ परफॉर्मेंस में, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो क्या ही बातचीत। उसके बाद हेलब्लेड 2, यहाँ पे 60 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में, लेकिन फ्रेम जनरेशन अगर आप लगाओगे तो अच्छे फ्रेम रेट यहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग, रॉ परफॉर्मेंस में को थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वही 35-40 एफपीएस निकल के आ रहे हैं। अनरियल इंजन 5 वाला जो गेम है ना, ये तो थोड़ा ज्यादा लोड डाल ही देता है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर देते हो तो फ्रेम जनरेशन लगा के काफी स्ट्रगल हो रही थी, 40 एफपीएस के आसपास तक ही निकल गया है। ये 1600p पे टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स, नॉर्मली 100 एफपीएस, और उसके बाद फ्रेम जनरेशन लगा के तो 170-180। फिर उसके अंदर रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे करा, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस में 40 एफपीएस तक निकल के आ गए थे, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो 100+। फिर एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस 60, प्लेबल एफपीएस, फ्रेम जनरेशन लगा के तो पता नहीं कहां 140-150 एफपीएस पे पहुंच गई थी। एंड वही बात है, इतने एफपीएस स्टोरी गेम्स में किसे चाहिए। एंड वहीं पे अगर आप रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा करोगे तो रॉ परफॉर्मेंस में नहीं, 50 सीरीज भी अभी भी इस गेम को नहीं उठा पा रही, 11-12 जीबी तक वीराम यूज हो रही है, तब भी ऐसे एफपीएस निकल के आ रहे हैं, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो बढ़िया एफपीएस आपको मिल जाएंगे। फिर मैंने सोचा एफपीएस इतना बढ़िया मिल रहा है तो 4K में भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भाई रॉ परफॉर्मेंस में भी 30 एफपीएस निकाल के देगा, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के और भी बढ़िया। फिर मैंने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे लगाई, रॉ परफॉर्मेंस तो उसने मना कर दिया कि भैया ना मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब फ्रेम जनरेशन लगाई तो हमारे को प्लेबल 35-40 एफपीएस मिल गए थे। और फिर आती है भाई फ्रेम जनरेशन के तड़के। यहाँ पे अगर आप हायर रेजोल्यूशन पे जा रहे हो, जहाँ पे आपको प्लेबल फ्रेम रेट चाहिए, तो आप 3x 4x फ्रेम जनरेशन लगा सकते हो, लेकिन उससे वही है थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह में आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, जैसे मैं पहले भी 50 सीरीज में बता चुका हूँ। उसके बाद हमने ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया भाई, 4K में सिनेमैटिक में फ्रेम जनरेशन लगा के रे ट्रेसिंग ऑफ पे प्लेबल एफपीएस मिल रहे थे, लेकिन वहीं पे जैसी रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे गया तो ये जीपीयू स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन वही बात है, मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है एंड आप अच्छे स्मूथ गेम प्ले तक जा सकते हो। फास्ट मूवमेंट पे आपको टेक्सचर वगैरह का लॉस मिलेगा, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे हेलब्लेड 2 में आप देखो, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस 4K में ठीक ठाक निकल के आ रही थी, फ्रेम जनरेशन लगा के तो अच्छे प्लेबल एफपीएस। फिर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाया तो भाई
130-160 FPS तक चला गया था भाई। लेकिन फिर वही बात है, उसके अंदर मिलता है हमारे को टेक्सचर लॉस। जैसे कि आप स्लो मोशन में इस फुटेज में देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, ये फास्ट मूवमेंट पे नहीं पता लगता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके के टेक्सचर हमारे को दिखाई देते हैं। तो आप समझ सकते हो मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा भी है, बट साथ ही साथ टेक्सचर का लॉस भी है। तो यहाँ पे गेमिंग को कंक्लूड करते हैं 1600p में तो भाई AAA टाइटल आराम से आप खेल पाओगे। माइंड में अगर क्वेश्चन है कि भाई GTA 6 डेफिनेटली उसमें फ्रेम जनरेशन मिलेगा हमारे को, मल्टी फ्रेम जनरेशन भी मिलेगा। 50 सीरीज का फायदा आपको तब भाई AAA टाइटल्स में आपको फील होगा। एंड ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है आने वाले 5 साल तक तो भाई साहब कहीं नहीं गया। बाकी देखते हैं गेमिंग का सीन कैसे चेंज होता है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में बताओ। और भाई पोर्ट्स में फुल भरमार। राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 Gen 2 के टाइप ए पोर्ट मिलते हैं, लेफ्ट साइड में पावर इनपुट पोर्ट, एंड ये थोड़ा टाइप सी टाइप का पोर्ट है, यानी कि बोथ साइड आपको देखना नहीं पड़ेगा कैसे लगाना है, आराम से लगा के चार्जिंग कर सकते हो। देन यहाँ पे 2.5 गीगाबिट का लैन पोर्ट है, HDMI 2.1 का पोर्ट जिसका आउटपुट हमारा RTX 5080 से है। 2 थंडरबोल्ट 5 के पोर्ट यहाँ पे मिलते हैं, एंड थंडरबोल्ट 5 का भाई अपना ही फायदा है। एक्सटर्नली बड़ी एक्सेसरीज लगा सकते हो, एक्सटर्नल GPUs कनेक्ट कर सकते हो। इवन थंडरबोल्ट शेयर के थ्रू 2 डिवाइसेस में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर करना है ना, ओहो क्या स्पीड आती है। मैंने एक वीडियो में दिखाई भी थी अभी थोड़े दिन पहले, वो 178 GB का डेटा था, ऐसा भागा जा रहा है इधर उधर। और ये वाले पोर्ट्स PD 3.1 को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इस लैपटॉप को आप 140 वॉट के PD चार्जर चार्ज कर सकते हो। हमने 100 वॉट वाले से करा था, उससे भी हो रहा था, लेकिन पीक परफॉर्मेंस के लिए 140 वॉट लगाओ। अगर आपको भारी भरकम चार्जर लेके नहीं घूमना, नॉर्मल टास्क करने हैं, कैजुअली प्रोडक्टिविटी करनी है, तो आप PD चार्जर पे भी कर पाओगे, लेकिन पीक परफॉर्मेंस 380 वॉट की ईंट लगा के मिलेगी। और इन्हीं पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, जिसका आउटपुट RTX 5080 से ही मिलता है दोनों पोर्ट से। और लास्टली हमारे को एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, एंड मक्स स्विच मिल जाएगा। आर्मी ग्रेड सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे GPU परफॉर्मेंस मिलती है, जिसमें अल्टीमेट यानी कि डेडिकेटेड GPU से आउटपुट मिलेगा डिस्प्ले का फॉर बेटर परफॉर्मेंस, पर बैटरी बैकअप कम हो जाता है। देन वी हैव स्टैंडर्ड जो हाइब्रिड है, DGPU iGPU दोनों यूज होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देन वी आल्सो हैव इको मोड, जिसके अंदर आपका DGPU बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, आप ऑफिस वाला काम कर रहे हो, कुछ ऐसा टास्क कर रहे हो जिसमें लैपटॉप को भाई तगड़ा बैकअप चाहिए, तो ये वाला मोड ऑन कर लो। बाकी एक ऑप्टिमाइज मोड भी मिलता है, जिसके अंदर DGPU सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा जब उसको डिमांड होगी सिस्टम को, वरना iGPU पे ही सिस्टम चलाएगा। ऑप्टिमाइज्ड वाला भी वैसे सही रहता है। उसके बाद आता है कीबोर्ड, बढ़िया ROG Strix कार सीरीज है, यहाँ पे प्रीमियम कीबोर्ड मिलता है, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। वैसे ये लैपटॉप 16 इंचेस वाले साइज में, लेकिन यहाँ पे जो कीबोर्ड है फुल साइज वाला नहीं मिलता। इसका जो नम पैड है वो ट्रैक पैड के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे ट्रैक पैड के ऊपर आप देख रहे हो नम लॉक, इसको होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे हमारा नम पैड आता है, इसको आप यूज कर सकते हो, और फिर यहीं से आप इसको होल्ड करके ऑफ कर सकते हो। और RGB के तड़के हमारे को कीबोर्ड मिलते हैं, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, पर की RGB वाला मामला है। एंड पूरी लैपटॉप की RGB आप सिंक भी कर सकते हो, कीबोर्ड की, नीचे स्ट्रिप की या पीछे के लोगो की। और जो ट्रैक पैड है यहाँ पे काफी अच्छा खासा बड़ा है, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, और भाई चलने में बहुत स्मूथ है। ये स्पेशल कॉल आउट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल जो फीलिंग है ना इसके ट्रैक पैड की, वो भाई कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप्स बहुत प्यारी है। और कीबोर्ड के ऊपर 5 प्रोग्रामेबल कीज भी मिलती है, M1 से लेके M5 तक, जो कि बेसिकली आपकी मैक्रोज हैं। वैसे इनके ऊपर अपने सिंबल भी हैं, जैसे वॉल्यूम का, म्यूट अनम्यूट का, लेकिन अगर कोई मैक्रो रिकॉर्ड करके रखनी है स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग या कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज या कुछ, तो आप इस पर रिकॉर्ड करके रख सकते हो। हार्मनी क्रिएट सॉफ्टवेयर में एक्सप्लोर कर लेना अगर लैपटॉप लेते हो तो। और भाई डिस्प्ले 16 इंचेस की यहाँ पे ROG Nebula HDR डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक मिनी LED पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला है, और जो रेजोल्यूशन है वो 1600p है विद 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो ई स्पोर्ट्स वालों के हिसाब से बना रखी है कि भाई गेमिंग कर रहे हो लैपटॉप की स्क्रीन में, दे किल पे किल भाई साहब। और डायनामिक रिफ्रेश रेट को भी ये सपोर्ट करता है, मिनिमम 103 हर्ट्ज से लेकर 240 हर्ट्ज में शिफ्ट करता रहेगा। अगर आप उस पर सेट रखते हो तो बैटरी कम कंज्यूम होती है, प्लस 3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। और उसके बाद कलर गैमेट भाई 100% sRGB, 88% Adobe RGB, 98% P3, 86% NTSC। तो यहाँ पे भाई कलर चुम्मेश्वरी। एंड उसके ऊपर सोने पे जो सुहागा है इसकी ब्राइटनेस, हमारी टेस्टिंग में ऑल टाइम ब्राइटनेस 947.4 निट्स की निकल के आई। अभी तक की मिनी LED पैनल की हाईएस्ट ब्राइटनेस है जो ऑल टाइम में निकल के आती है, और ये पैनल अप टू 1200 निट्स तक भी जा सकता है ऑन अ स्पेसिफिक विंडो, जब आप कोई HDR वाला या कोई हाई डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट देख रहे हो वहां पे। एंड भाई ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप एक डल एनवायरनमेंट में चला रहे हो ना लैपटॉप, तो आपको ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, बिकॉज ज्यादा फील होगी आंखों को। एंड इस टाइप की ब्राइटनेस के लिए मतलब आप इंडोर यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इवन आउटडोर में भी ये बहुत बढ़िया दिखाई देता है। जैसे मैं ब्राइटनेस कंपेयर भी कर रहा था, MSI टाइटन में भी 718 निट्स तक गई थी भाई, ये अलग ही 950 अंधा कर दो इंसान को। और साथ में पैंटॉन वैलिडेटेड है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है इसके अंदर, HDR का सपोर्ट है इसके अंदर, एंड वीजा सर्टिफाइड डिस्प्ले HDR 1000 का भी सपोर्ट है। तो डिस्प्ले एकदम चुम्मेश्वरी, मल्टीमीडिया गेमिंग, मैं बता रहा हूं ऐसा मिनी LED पैनल मैंने आज तक किसी लैपटॉप में देखा, और मुझे भाई प्यार हो गया इससे। प्लस डिस्प्ले के डिफरेंट मोड्स भी मिलते हैं आर्मरी ग्रेड में, जैसे डिफॉल्ट, रेसिंग, सीनरी, FPS वगैरह, जिससे आपके थोड़े थोड़े टोन्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंटेंट। अगर मन है चेंज करने का तो कर सकते हो। और ये लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है, सब जगह इतना टॉप नॉच करते करते अगर वेबकैम को भी 1440p 30 वाला कर देते तो बहुत अच्छा है। ये 1080p 30 fps वाला वेबकैम है, बाकी क्वालिटी अच्छी है। बाकी आप बताओ माइक वाइक जो है लैपटॉप का यूज हो रहा है, हेलो चेक 1 2 3। और ये लैपटॉप विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ भी आता है, क्योंकि IR सेंसर हमारे को इसके साथ मिलता है, तो फेस अनलॉक भी आपको मिलेगा एकदम तुरंत खोलते ही। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सिर्फ चेहरे से चेहरा मिलाओ लैपटॉप से। और विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी हमारे को मिल जाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिल जाता है।
स्पीकर भी भाई जबरदस्त है। यहाँ पे हमारे को 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है, 2 ट्विटर मिलते हैं एंड 2 वूफर मिलते हैं, और वूफर भाई फील होते हैं लैपटॉप में से बेस आ रही है, मतलब ऐसा बहुत रेयर केसेस में मिलता है, थंप फील होता है इस लैपटॉप के अंदर। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो एक्सटर्नल डिवाइसेस में भी पीक आउटपुट आप ले पाओगे। एंड 90 वॉट आवर की बैटरी के साथ ये लैपटॉप आता है। मेरे हिसाब से 99.9 वॉट आवर कर ही देते, वो होता है ना पीक बैटरी बैकअप, उससे ऊपर तो कर नहीं सकते ना, ड्यू टू एयरपोर्ट वाला इशू, प्लेन में ले जा सकते, बट उससे फिर वो ये लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो जाता है। एंड बैटरी बैकअप हमने स्क्रीन ब्राइटनेस को 50% पे रखा, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, आरजीबी सब बंद। एंड यहाँ पे iGPU मोड पे लैपटॉप था हमारा, उसके अंदर हमारे को 1 आवर 50 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप मिला था हमारी यूसेज के हिसाब से। आपकी यूसेज चेंज होगी तो आपका बैटरी बैकअप और ऊपर नीचे हो सकता है। ये गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ठीक ठाक बैटरी बैकअप है, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 0 to 50% इसके 380 वॉट के चार्जर जस्ट 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, बाकी 100% तक होने में 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास लगे। तो देखो ये हो गया Asus ROG Strix Car 16 का पूरा रिव्यू। एंड ये लैपटॉप 3,80,000 रुपीज का है आज की डेट में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, और अभी मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है कंपैरिजन वाला। एंड अभी हम और लैपटॉप्स वगैरह भी रिव्यू करेंगे। अगर आप एक 5080 वाला लैपटॉप देख रहे हो तो डेफिनेटली नई जनरेशन के लिए जाओ। हाँ, एक चीज मैं सोच रहा हूं, अगर कुछ कंपैरिजन वगैरह माइंड में चल रहा है ना कि यार किसी और जीपीयू से, किसी और लैपटॉप से कंपैरिजन चाहिए स्पेसिफिकली प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे को कमेंट करके बताना, उसके लिए मैं डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में? भाई कमी तो मुझे कहीं नहीं लगी, थर्मल्स में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ऊपर बढ़िया एक एलईडी टाइप की डिस्प्ले रखी है, जो अपने आप लैपटॉप की डिस्प्ले है वो तगड़ी है, तो ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है, अच्छे पैसे भी हैं। तो अपने थॉट शेयर करो कमेंट सेक्शन में, जो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, मैं कैसा लगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।